हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आप लोग भी बहुत खुश हो गए मेरी ये वीडियोस फिर से देख करके, और मैं भी अंदर से बहुत खुश हूँ। मेरी पूरी टीम बहुत खुश है। 2 दिन तक हम इसी डिसीजन में रहे कि बच्चों को के इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, हम हर बार ना ना बोलते जा रहे हैं, तो बड़ा दुख हो रहा था हमें ना बोलने में। सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, MCQ, आपने सर के पास भी कमेंट किया। तो हम लोग बहुत दुखी थे कि आप लोग को हमें ना कहनी पड़ रही है। और फाइनली हम इस कंक्लूजन पे आए कि मैं सारा ऑनलाइन वर्क संभालूँ जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, और तब तक अनूप सर और शिल्पी मैम, खास करके अनूप सर ने ये जिम्मेदारी ली है कि वो बैकग्राउंड का सारा वर्क देखेंगे। मैं इस पे मेहनत कर रही हूँ ताकि वीडियो बना सकूँ, और वीडियो आप तक पहुँचाने की हेल्प अनूप सर कर रहे हैं, राइट। यस, हम स्टार्ट करते हैं। हम आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं अब आपको करा दूंगी, MCQ भी करा दूंगी, और ये डायग्राम रिलेटेड भी वीडियो बना दे रही हूँ, तो आप खुश हो जाओ एकदम और प्रिपरेशन और बूस्टअप कर दो। और हाँ, कल का PYQ सबको आना चाहिए, एक बार आप रिविजन करके आना। PYQ मैं स्टार्ट करूँगी, और बेटा मैं लाइव नहीं करा सकती क्योंकि हमारे पास सेटअप नहीं है, हमारी इतनी इनकम नहीं है कि लाइव वाला सेटअप हम बना सके। ठीक है, अभी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो लाइव वाले रिक्वेस्ट मत करना, वो हमारे कंट्रोल के बाहर है बेटा, अदरवाइज हम वो भी कर देते। अनूप सर ने बहुत मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए मुझे, वो मोटिवेशन बड़ा अच्छा करते हैं। आप कभी उनकी मोटिवेशन वाली वीडियोस देखना, तो इसमें कितना भी मोटिवेटेड कर दे, पर क्योंकि हमारे पास सेटअप ही नहीं है तो हम लाइव तो नहीं ले सकते। पर हाँ, आप जब भी मैं क्वेश्चन बताऊंगी, आप दिमाग में इतना सोचना कि आपको इसका आंसर आता है कि नहीं आता है। वीडियो पॉज करके सोचना आंसर आप कैसे दोगे इस क्वेश्चन का, फिर आप मुझे बताना आप कितने आंसर दे पाए। ठीक है, अभी तो हम फिलहाल डायग्राम वाली वीडियो कर लेते हैं। चलो देखो, डायग्राम में इंपॉर्टेंट डायग्राम हम पढ़ने वाले हैं, एंड एज यूजुअल मैं पेन कनेक्ट करना भूल गई क्योंकि मैंने ये सब किनारे रख दिया था एकदम। ये सब मैंने एकदम किनारे रख दिया था, मैंने फिर से निकाला इन सबको यूज़ करने के लिए, जो पेन वगैरह है। तो चलो वन बाय वन हम डायग्राम कवर कर लेते हैं, कौन कौन से डायग्राम आपके इंपॉर्टेंट है। पूरी NCERT के डायग्राम हम कवर कर लेंगे, ठीक है, आज के वीडियो में। सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम तो आपके चैप्टर नंबर 2 से 2 डायग्राम इंपॉर्टेंट है, दोनों डायग्राम हम देखेंगे। पहला डायग्राम तो है आपका ओव्यूल का, ठीक है। पहला डायग्राम है किसका? ओव्यूल का। ओव्यूल। अच्छा, पहले फ्लावर का डायग्राम देख लेते हैं, फिर ओव्यूल का डायग्राम देखेंगे। जस्ट अ मिनट। देखो, आज मैं इरेजर बड़ा करना भी भूल गई एक्साइटमेंट में। एंड यस, हम देखने जा रहे हैं फ्लावर का डायग्राम, ठीक है। फ्लावर जो है ना, इसका डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ फ्लावर विद अ डायग्राम, ठीक है। तो अगर आपको डायग्राम नहीं भी पूछा और 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप डायग्राम फ्लावर का बना के तभी आप उसको क्या करोगे, आप उसको एक्सप्लेन करोगे। मैक्सिमम केसेस में ना आपको बायोलॉजी में डायग्राम बनाना ही होता है। अगर 3 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन है और डायग्राम बनाने लायक क्वेश्चन है, तो आप हमेशा कोशिश करना कि आप डायग्राम बना के आओ, ठीक है। डायग्राम मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो। देखो, जो फ्लावर होता है उसका कुछ फीमेल पार्ट होगा। ये क्या है? फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। क्या है? फीमेल पार्ट है, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्या है? इसको हम कहते हैं कार्पेल। एक को कहेंगे कार्पेल, और इसका कलेक्शन हो तो इसे क्या कहेंगे? गाइनोशियम। गाइनोशियम, ठीक है। कलेक्शन ऑफ कार्पेल, कलेक्शन ऑफ कार्पेल। कलेक्शन ऑफ कार्पेल क्या है? आपका गाइनोशियम है, ठीक है। आप ऐसे ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, या फिर आप लाइन के फॉर्म में डायग्राम बनाने के बाद नीचे भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा, बोर्ड एग्जाम में आप कैसा लिखना चाहो। नेक्स्ट, इसमें 3 पार्ट होते हैं, ये भी मैं बता देती हूँ। ये ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? स्टिग्मा होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट होता है आपका स्टाइल, और ये वाला आई एम सॉरी ये वाला पार्ट होता है आपका ओवरी, है ना, बीच में स्टाइल आता है। अरे हम याद करते ना, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इसलिए मेरे को फ्लो में याद था ये। देखो, ओवरी होता है ये, और ये वाला पार्ट क्या होता है? ये होता है स्टाइल, ठीक है। ये किसके पार्ट है? फीमेल का पार्ट है। आप ये भी नीचे लिख सकते हो डायग्राम के नीचे, जब आप पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना, कोई भी डायग्राम बनाओ तो उसको एक्सप्लेन जरूर कर देना 3-4 पॉइंट में। तो आप लिखना फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज कार्पेल, ठीक है। कार्पेल का दूसरा नाम पिस्टिल भी होता है, मैं ये भी आपको बता दूं। कार्पेल का दूसरा नाम क्या होता है? पिस्टिल भी होता है, पिस्टिल, पिस्टिल। तो आप लिखोगे कार्पल या पिस्टिल, या कलेक्शन ऑफ कार्पेल को ही हम गाइनोशियम कहते हैं। ये फीमेल पार्ट है, एंड इट हैव फर्दर 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ऐसे लिख करके आओगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आप क्या बनाओगे? इसके बाद आप बनाओगे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। ये क्या है भाई? ये है एंड्रोशियम, यानी कि मेल पार्ट,
ठीक है, इसको आप क्या कहोगे, इसको कहोगे एक है स्टेमन और इसके कलेक्शन को क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। कलेक्शन ऑफ स्टेमन, कलेक्शन ऑफ स्टेमन को क्या कहोगे, एंड्रोशियम, एंड्रोएशियम। ठीक है, कलेक्शन ऑफ फ्लावर को, कलेक्शन ऑफ स्टेमन को क्या कहोगे, एंड्रोशियम। उसके बाद ना ऐसे फ्लावर का कुछ ऐसे ऐसे पार्ट होता है, कलरफुल पार्ट होता है। इस कलरफुल पार्ट को आप क्या कहोगे, पेटल कहोगे। एक को कहोगे पेटल और फिर कहोगे कलेक्शन ऑफ पेटल इज कोरोला, पेटल। फिर आप कहोगे कलेक्शन ऑफ पेटल इज कोरोला, कलेक्शन ऑफ पेटल इज कोरोला। ठीक है, पेटल का कलेक्शन क्या होता है, कोरोला होता है। आपको इतना लिख करके आना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसके नीचे ना कुछ ऐसे ऐसे से स्ट्रक्चर होते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या है, इसको आप कहोगे सेपल, और कलेक्शन ऑफ सेपल क्या होंगे, कलेक्शन ऑफ सेपल इज कैलेक्स। ऐसे आप लिख के आओगे। उसके नीचे आप कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाओगे। ठीक है, इस फूले हुए पार्ट को कहते हैं थैलेमस। अब इसका कलेक्शन नहीं होता है, एक ही थैलेमस होता है एक फ्लावर में। ठीक है, और ये जो डंठल है, उसकी जो डंडी है जिससे फ्लावर पेड़ से अटैच होता है, उस डंठल को कहते हैं हम पेडिसल। ठीक है, पेडिसल। तो ये पूरा डायग्राम है फ्लावर का। अगर आप इतना लिख के आते हो, पूरे के पूरे 5 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। जो मैंने इस पॉइंट में लिखे ना, आप लाइन वाइज उसके नीचे लिख देना कि फीमेल पार्ट आपका कार्पल है, मेल पार्ट आपका स्टेमन है। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हो क्या बोलते हैं, जो कलर्ड पार्ट है फ्लावर का वो पेटल है, और जो सबसे नीचे की तरफ होता है जो बड स्टेज में कवर करता है फ्लावर को, वो आपका सेपल है। ऐसे आप लिख दोगे ना नीचे डायग्राम बनाने के बाद, तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये फ्लावर का डायग्राम था, ये फर्स्ट डायग्राम था हमारा जो कि इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हम देखने वाले हैं ओव्यूल का डायग्राम। अगेन ये चैप्टर नंबर 2 से ही है, तो मैं इस पूरे को मिटा रही हूँ, फिर ओव्यूल का डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगी। ठीक है, ओव्यूल का डायग्राम मैं आपको बना के दिखाऊंगी। जस्ट अ मिनट। यस, ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका डायग्राम है ओव्यूल का। ठीक है, सेकेंड डायग्राम सेकेंड चैप्टर से ही है, ओव्यूल। ओव्यूल, ओव्यूल क्या होता है आपको पता होगा, ओव्यूल का दूसरा नाम होता है मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम। अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरी कंपार्टमेंट एग्जाम वाली सीरीज देख सकते हो और उस पर्टिकुलर लेक्चर को देख सकते हो। सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम, मैंने उस सीरीज में हर एक चैप्टर करवाए हैं, अच्छे से करवाए हैं, और उसमें मैंने बताया भी था कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट थे। पर क्योंकि आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि नहीं आप अलग से बताओ, तो फिर मैंने एक बार ये वीडियो बना दिया। ठीक है, देखो नेक्स्ट, ये ओव्यूल एंड मेगास्पोरेंजियम का डायग्राम कैसा होता है। ये एग्जैक्टली होता कहाँ है, ओवरी में। जो अभी हमने ऐसा वाला डायग्राम देखा था ना, ऐसा, तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है, ओव्यूल होता है। तो इसी को हम बड़ा करके देखने वाले हैं। ठीक है, ऐसे कुछ आपका ओव्यूल का क्या होता है, डायग्राम होता है। ठीक है, ऐसे कुछ डायग्राम होता है ओव्यूल का, और बीच में ना यहाँ पे होता है एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। ये जो रेड वाला है वो क्या है, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक। ओके, एम्ब्रियो सैक होता है यहाँ पे। एम्ब्रियो सैक के अंदर ना टोटल 7 सेल्स आते हैं। कितने सेल आते हैं, 7 सेल आते हैं। और कितने न्यूक्लियस आती हैं, 8 न्यूक्लियाई आती है। इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखना कि 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। सेल कैसे होंगे, नीचे की तरफ 3 सेल होंगे, इसे हम कहेंगे एंटीपोडल्स। कभी कभी आपसे ना एम्ब्रियो सैक का सिर्फ डायग्राम बनाने को आता है, तो आप जितना मैं रेड वाले के अंदर बना रही हूँ उतना बना के आ जाना। अगर आपसे पूरे ओव्यूल का पूछे तो पूरा बनाना, अदरवाइज सिर्फ एम्ब्रियो सैक का बना देना जब भी पूछे तो। इसलिए मैं एम्ब्रियो सैक के अंदर की चीजें भी बता दे रही हूँ आपको। ओके, इसके अंदर होता है एंटीपोडल्स, ये सेल्स होती हैं। और यहाँ पे आपकी एक सेल होती है, यहाँ पे बीच में सेंटर में, मतलब ऊपर की तरफ, इसको हम कहते हैं एग सेल। ये सब कहाँ है, एम्ब्रियो सैक के अंदर ही है। ठीक है, और इसके किनारे किनारे ना 2 ऐसे ऐसे सेल्स होती हैं जिसको हम कहते हैं सिनर्जिड्स। इसे हम क्या कहते हैं, सिनर्जिड कहते हैं। मैं इस वाले डायग्राम को मिटा दे रही हूँ बिकॉज ये नेसेसरी नहीं है, मैं बस समझाने के लिए बनाई थी इसे।
ठीक है, जस्ट अ मिनट। आज मैं इरेजर ही इंक्रीज करना भूल गई इसका साइज एक्साइटमेंट में। कोई बात नहीं, हो जाएगा। फाइनली हो गया। ठीक है, चलो। यस, ये था आपका सिनर्जिड। ठीक है, ये क्या है? ये है सिनर्जिड। सिनर्जिड, ओके, सिनर्जिड है ये। सिनर्जिड्स क्या करते हैं? ये दो सिनर्जिड होते हैं। कितने होते हैं? दो देते हैं, एक और ये दूसरा क्या है? दो। दो सिनर्जिड आपके पास होते हैं, एक एक सेल। टोटल कितने हुए? 3 सेल। और नीचे की तरफ 3 सेल आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 3 6। और ये पूरा भी तो एक सेल है, बीच में ये जो पूरा बचा ये भी तो पूरा एक सेल है, तो इसको आप क्या कहोगे? सेंट्रल सेल। ठीक है, बीच वाले को क्या कहा जाता है? सेंट्रल सेल। ये जो बीच में पार्ट बचा इसको आप क्या कहोगे? सेंट्रल सेल। और पूरे को कहोगे एम्ब्रियो सैक, सेंट्रल सेल। ठीक है, और पूरे को क्या कहोगे? एम्ब्रियो सैक। ऐसा कुछ होता है। अब बताओ 8 न्यूक्लियस कैसे? 6 सेल में तो 6 न्यूक्लियाई होने चाहिए, पर बेटा बीच में भी 2 न्यूक्लियस होते हैं। इन दोनों न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो टोटल कितने न्यूक्लियस हो गए? 6 सेल में 6 हो गए और 2 बीच में, टोटल 8 न्यूक्लियस। और सेल्स मैंने 7 आपको गिनवा ही दिए। तो ऐसा कुछ होता है। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे ये जो पूरा पार्ट है, इस पे बाहर की तरफ एक लेयर है, उसको आप क्या कहोगे? आउटर इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद जस्ट अंदर एक लेयर होगी, उसको आप कहोगे इनर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट। ठीक है, इंटीग्यूमेंट मतलब कवरिंग। एक आउटर कवरिंग है, एक इनर कवरिंग है। और बेटा यहाँ पे क्या होता है ना बेटा, यहाँ पे कुछ सेल होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं इसके आसपास। उन सेल्स को हम कहते हैं न्यूसेलस। उन सेल्स को क्या कहेंगे? न्यूसेलस, न्यूसेलस कहते हैं उन सेल को। ठीक है, न्यूसेलस कहते हैं। इसके बाद ये पूरा पार्ट ना एक इससे जुड़ा होता है, इसको हम कहते हैं फ्यूनिकल, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के थ्रू ना वो क्या होता है? ओवरी में अटैच होता है। जैसे फ्लावर अगर पेड़ से अटैच है तो अपनी एक डंठी के थ्रू अटैच है, जिसको हम पेडिसल कहे थे। सिमिलरली अगर ये ओव्यूल ओवरी से अटैच है तो किस चीज से अटैच है? फ्यूनिकल की मदद से अटैच है। ठीक है, अब इसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक पॉइंट जहां पे फ्यूनिकल और ये पूरा ओव्यूल जुड़ा हुआ है। इस पॉइंट को हम कहेंगे हाइलम। क्या कहेंगे? हाइलम। हाइलम वो पॉइंट है जहां से पूरा का पूरा ओव्यूल जो है वो फ्यूनिकल से जुड़ा हुआ है। वो पॉइंट क्या कहलाएगा? हाइलम। ये कंप्लीट आपका डायग्राम है ओव्यूल का। इस डायग्राम के भी पूछने जाने के हाई चांसेस है। जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है उनको मैं पहले कवर करा रही हूँ, और फिर मैं बता दूंगी यहाँ के बाद से डायग्राम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उनको स्किप भी कर सकते हो। पर ये सारे डायग्राम जो मैं शुरुआत में बता रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरूर देख के जाना। ठीक है, चलो इस पूरे को फिर मैं रेस करती हूँ। एंड ये पूरे दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के। ओके, और जो अनइम्पॉर्टेंट रहेंगे उसको लास्ट में मैं कवर करूंगी। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम। हमारा जो थर्ड डायग्राम है, थर्ड डायग्राम है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, चैप्टर नंबर 3। ओके, किसका डायग्राम है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है आपका। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है? चलो देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ना आपको क्या होते हैं? 2 टेस्टिस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? टेस्टिस। इसी में स्पर्म बनता है। मैं साथ साथ में आपका रिवीजन भी कराते चल रही हूँ, अगर आप ध्यान से सुनो तो। टेस्टिस, अगर 2 टेस्टिस को एक साथ लिखते हो ना तो उसका स्पेलिंग होता है TES, पर यहाँ मैं एक को दिखा रही हूँ तो TES लिख रही हूँ मैं। ओके, ये थोड़ा सा फर्क है। तो टेस्टिस होता है ये। टेस्टिस में क्या होता है? स्पर्म्स बनते हैं, ये आप ध्यान रखना। टेस्टिस क्या करते हैं? फॉर्म स्पर्म्स। ये बातें ना आप डायग्राम के बाद नीचे कुछ लाइन में लिख दोगे तो आपको फुल नंबर मिलते हैं। सिर्फ डायग्राम बनाने से नहीं मिलते। डायग्राम बनाने के बाद उसकी लेबलिंग करना होता है, और लेबलिंग के बाद 2-4 पॉइंट उसके बारे में लिखना होता है एज पर क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन 5 नंबर का है तो अच्छे से लिख दो, क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दो उसके लिए। ठीक है, जो मैं बताते चल रही हूँ। ओके, नेक्स्ट इस पे क्या होता है ना, इस पे ना ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है और फिर वहां से एक ट्यूब निकलती है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस के जस्ट ऊपर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। ठीक है, और फिर जो बन के ट्यूब बन के निकल रहा है इसको हम कहेंगे वास डिफरेंस,
डिफरेंस, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, वास्ट डिफरेंस। और यही वो डक्ट है जिसके थ्रू स्पर्म ट्रैवल करके मेल के पेनिस से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, वास्ट डिफरेंस। फिर ये वास्ट डिफरेंस कुछ ऐसे आता है और क्या होता है, ज्वाइन हो जाता है, किससे, दोनों आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, दोनों से आएगा ना, दोनों से ऐसे आएगा, फिर दोनों क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे आपस में। ये जहां ज्वाइन होंगे उसके जस्ट सामने क्या होती है, एक आपकी ग्लैंड पाई जाती है, उस ग्लैंड को हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होती है, याद रखना। और प्रोस्टेट ग्लैंड के ज्वाइन होने से पहले भी एक ग्लैंड होते हैं यहाँ पे, एक ग्लैंड क्या होती है, यहाँ पे होती है। इस ग्लैंड को हम कहते हैं, दो ग्लैंड होती हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, इसको हम कहते हैं सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल, ये सीमेन बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसाइकल सीमेन बनाने में हेल्प करेंगी, मतलब जो आपका स्पर्म निकला है उसमें कुछ फ्लूइड ऐड कर देंगे और फिर वो बन जाता है सीमेन, ठीक है। अच्छा, इस प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद क्या होता है, यहाँ पे दो छोटी छोटी सी ग्लैंड होती हैं, टोटल 3 ग्लैंड पाई जाती हैं मेल में, दो छोटी छोटी सी ग्लैंड होंगी, इनको हम क्या कहेंगे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड भी कह सकते हो इनको। इनको मैं यहाँ पे काउपर्स ग्लैंड लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है। काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। काउपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम होता है बल्बो यूरेथ्रल, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, बल्बो यूरेथ्रल, ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल, यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बात समझ में आई, काउपर्स ग्लैंड का ही दूसरा नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कितनी होती हैं, दो। प्रोस्टेट ग्लैंड एक होगी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दो होगी, सेमिनल वेसाइकल भी दो होगी, ठीक है। और फिर यहाँ से बीच में से ये जो ज्वाइन हुआ था ना, ये क्या होता है, यहाँ से यूरेथ्रा से भी ज्वाइन हो जाता है, देखो इसके जस्ट पीछे क्या होता है, यूराइनरी ब्लैडर होता है, यहाँ पे क्या होगा, यूराइनरी ब्लैडर होगा पीछे की तरफ, ये क्या है, यूराइनरी ब्लैडर, यूराइनरी ब्लैडर, जहां पे आपका यूरिन इकट्ठा होता है, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, पर क्योंकि वो यहाँ पे जॉइंट है इसलिए हम उसको अटैच कर रहे हैं। तो यूराइनरी ब्लैडर का यूरिन प्लस आपका जो सीमेन निकल रहा है उसके लिए एक ही डक्ट हो जाती है, एक कॉमन डक्ट, ये वाली क्या है, एक कॉमन डक्ट हो जा रही है। इस कॉमन डक्ट को हम क्या कह देते हैं, इस कॉमन डक्ट को हम कहते हैं यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ से यूरिन भी निकल रहा है और जेनाइटल पार्ट का भी कुछ निकल रहा है, यानी कि स्पर्म निकल रहा है, तो इसको हम कहेंगे यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, या इसी को सामान्य भाषा में आप यूरेथ्रा भी कह सकते हो, यूरेथ्रा या यूरिन पाइप कह सकते हो, ठीक है। इसके थ्रू यूरिन क्या होता है, बाहर निकलता है, ये ओपनिंग होती है, यहाँ से यूरिन बाहर निकलता है। अच्छा, ये यूरेथ्रा के किनारे किनारे ना एक मस्कुलर सा पार्ट होता है, मस्कुलर सा पार्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, मस्कुलर सा पार्ट होता है जिसका टिप ना पिंक कलर का होता है, टिप कैसा होता है, पिंक कलर का। इस पूरे को हम कहते हैं पेनिस, क्या कहते हैं, पेनिस। ये मेल का ना कॉपुलेटरी ऑर्गन है जिसके थ्रू मेल सेक्स परफॉर्म करता है, सेक्स को बायोलॉजी की भाषा में कॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पेनिस हो गया, और ये पेनिस की क्या थी, ओपनिंग, जहां से यूरिन या फिर स्पर्म बाहर आता है, ठीक है। ये पूरा डायग्राम है आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। मैंने बहुत आसान तरह से बनाने की कोशिश की है, जैसे जैसे मैंने शुरुआत की है ना वैसे वैसे आप बनाते जाओगे ना तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना और नाम इनके जरूर देख लेना, नाम आपको जरूर लिख के आने हैं। सिर्फ डायग्राम पे नंबर नहीं मिलेंगे, नाम लिखना पड़ेगा और 2-3 पॉइंट लिखना पड़ेगा, जैसे टेस्टिस स्पर्म बनाएगा, सेमिनल वेसाइकल प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेंगे, सीमेन बनाने में हेल्प करेंगे, और आपका यूराइनरी ब्लैडर जो है वो यूरिन बनाएगा, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में स्पर्म प्लस यूरिन दोनों रिलीज होते हैं पर एक साथ नहीं होते हैं, एक बार में स्पर्म या फिर यूरिन, ठीक है। ऐसे कुछ पॉइंट्स लिख दोगे, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। मूविंग अहेड, अब हम देखने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस पूरे को मैं मिटा देती हूँ। यस, अब हम देखने वाले हैं हमारा फोर्थ डायग्राम जो कि है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये पढ़ने से ना आपका क्या हो रहा है कि सारे डायग्राम के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जा रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब तो मेरा काम हल्का हो गया है तो मैं कोशिश करूंगी आप लोग के लिए रिविजन सेशन भी ला दूं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे बीच में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा और ऐसे ऐसे बना होगा, ठीक है। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बड़ा आसान सा है बनाना। ऐसे बनाओगे, फिर क्या करोगे, इसके किनारे किनारे से ऐसी एक ट्यूब निकाल दोगे, इस वाली ट्यूब को हम कहेंगे वेजाइना, जहां से स्पर्म एंटर करते हैं। स्पर्म एंटर थ्रू वेजाइना, आप लिख सकते हो ये लाइन, स्पर्म एंटर
THROUGH, थ्रू वेजाइना, थ्रू वेजाइना। आप कहोगे मैम बच्चों की तरह स्पेलिंग बोल बोल के लिखती है, तो बेटा बचपन से ही गुजर के आए हैं तो स्पेलिंग तो ऐसे ही बोल के लिखूंगी ना। देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या होती है, ओवरी होती है। जैसे टेस्टिस क्या बना रहा था, स्पर्म बना रहा था ना, वैसे ये ओवरी क्या बनाएगी, ओवरी बनाएगी, ओवा बनाएगी। क्या बनाएगी, ओवा। दे फॉर्म द ओवा, ओके, या एग कह सकते हो ओवा को आप। नेक्स्ट यहाँ पे एक ट्यूब होती है, जैसे वहां पे वास्ट डिफरेंस कैरी कर रही थी स्पर्म को, सेम टू सेम यहाँ पे एक ट्यूब होती है जिसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, और ये क्या कैरी करेगी, ओवा को कैरी करेगी। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब है ये। फैलोपियन ट्यूब के बाद यहाँ सेंटर में क्या है, सेंटर में है आपका, सेंटर में कौन सा पार्ट है, इसको हम कहते हैं यूटेरस, जहां पे बेबी रहता है। ठीक है, यूटेरस, बेबी का डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ, आप बेबी मत लिखना, फीटस लिखना। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फीटस, फीटस का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। एक यहाँ पे आपको कनेक्शन दिख रहा होगा जहां से वेजाइना और यूटेरस कनेक्ट हो रहे हैं, उस पार्ट को हम सर्विक्स कह देते हैं, सर्विक्स। दैट्स इट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका ओवर है। आप इसमें 2-3 पॉइंट ये लिख सकते हो कि फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहते हैं, एक और इसका नाम है ओविडक्ट, क्योंकि ये क्या कैरी कर रही है, बिकॉज इट कैरी ओवा, ऐसे आप लिख सकते हो। ओवा को ही एग कहते हैं, एंड एग आर प्रोड्यूस्ड इन ओवरी। और वेजाइना से क्या होता है, फीमेल का कॉपुलेशन होता है, फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, फीमेल सेक्स परफॉर्म करती है तो वेजाइना से करती है, मेल करता है तो पेनिस से करता है। ये सारी बातें आप लिख सकते हो, आपका काम बन जाएगा। ओके, मूविंग अहेड, नेक्स्ट हमको ड्रॉ करना है स्पर्म। स्पर्म भी आपसे पूछा जाता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, तो वो भी मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, फिफ्थ डायग्राम, ये भी आपका चैप्टर नंबर 3 से ही है। फिफ्थ डायग्राम किसका है, स्पर्म का है। ठीक है, फिफ्थ डायग्राम स्पर्म का है आपके। स्पर्म का डायग्राम कैसे होता है, स्पर्म के पास एक हेड होता है, उसके बाद होती है मिडिल पीस, उसके बाद होती है ऐसी पूंछ होती है, उसकी टेल होती है। ठीक है, ये क्या है, टेल है। टेल क्या करती है, हेल्प इन मूवमेंट, क्या करती है, मूवमेंट में हेल्प करेगी। ऐसे ऐसे करके ना स्पर्म आगे बढ़ता है, तो वो मूवमेंट में हेल्प करती है। जैसे कीड़े नहीं आगे बढ़ते हैं, कीड़े होते हैं ऐसे वाले कीड़े, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते हैं, वैसे स्पर्म होता है। ठीक है, हेल्प इन मूवमेंट। ठीक है, अब ये मूवमेंट कर रहा है तो इसको कुछ एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी कौन देगा, मिडिल पीस। मिडिल पीस के पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। मिडिल पीस के पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, मिडिल पीस, ये पूरा पार्ट है मिडिल पीस, मतलब पूरा मैं कलर कर सकती हूँ, पूरा पार्ट है मिडिल पीस। ठीक है, इसमें लिखोगे इट हैव, मिडिल पीसेस लिख दिया मैंने, आज मैं बड़ी खुश हूँ, मिडिल पीस। ठीक है, क्योंकि मुझे खुद भी आप लोग को पढ़ाने का बहुत मन था, पर चैनल बैकवर्ड होने की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी, पर फाइनली मैं बहुत खुश हूँ। ओके, हाँ, हालांकि वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ेगा मुझे भी और सर को भी, पर यस वी आर हैप्पी फॉर यू। ओके, देखो मिडिल पीस के क्या पास क्या होगा, इट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, इट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, सो इट हेल्प्स इन, इट हेल्प्स इन मूवमेंट। किस में हेल्प करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास, इसीलिए क्या करेगा, मूवमेंट के, इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मूवमेंट आप कह सकते हो, वो बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि हेल्प्स इन मूवमेंट हमने टेल में लिख दिया है, तो यहाँ पे हम लिख दे इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मूवमेंट। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, पावर हाउस कहलाता है सेल का, अगर आपको याद हो तो क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। सो इट प्रोवाइड्स एनर्जी, प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मूवमेंट। मूवमेंट के लिए क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद होता है इस पूरे का मुंडी यानी कि हेड। ओके, हेड में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। अगर फीमेल के ओवा में कुछ जाएगा ना तो सिर्फ हेड पार्ट जाएगा, पूरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में तो पूरा स्पर्म जाता है, लेकिन ओवा से जो मिलेगा वो सिर्फ हेड मिलता है, बाकी पार्ट पीछे ही छूट जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वेजाइना में जा रहा है तो टूट करके जाएगा, नहीं नहीं नहीं, वेजाइना में जाएगा तो पूरा जाएगा, लेकिन अगर ओवा से मिलना है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हेड पार्ट ही ओवा के अंदर जाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए, बाकी पार्ट नहीं जाते। जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि इसी के पास जेनेटिक मटेरियल है, इसी को तो ट्रांसफर करना है, बाकी सबका क्या काम है ना। इसके बाद इस पूरे पे ना बेटा, अच्छा यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एक्रोसोम।
हेड के ऊपर होता है एक्रोसोम। इसमें क्या होता है, इसके पास एंजाइम होते हैं जो ओवा के अंदर जाने में इस स्पर्म को हेल्प करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इस पूरे के ऊपर एक लेयर होती है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप जानते हो ये क्या है, एक सेल है। जैसे बॉडी की सेल होती है ना, वैसे स्पर्म भी एक सेल है बेटा, ठीक है। स्पर्म क्या है, एक सेल है। सेल का कोई भी शेप हो सकता है, स्पर्म का देखो ऐसा शेप है। तो हमेशा सेल के ऊपर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। इसे आप क्या लिख सकते हो, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख सकते हो, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को ही क्या कह देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बात समझ में आई। सेल मेम्ब्रेन या फिर कह दोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इतना पूरा स्ट्रक्चर है आपके स्पर्म का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्पर्म। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो कि है आपका रेप्लिकेशन फॉर्क। उसके बाद के डायग्राम्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं लिखवा दूंगी, बना दूंगी, ठीक है, आ सकते हैं कभी कभी। तो देखो ये आप ऐसा करना ना, कभी आपसे डायग्राम नहीं भी पूछा हो तब भी आप बनाना। अगर 3 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन है तो तब भी आप बनाना, ठीक है, भले आपसे ना कहा गया हो। डायग्राम बनाने से मैक्सिमम नंबर मिलते हैं आपके बायोलॉजी में, तो डायग्राम जरूर बनाना आप, ठीक है। जितने भी आते हैं उतना जरूर बनाना। और जो चीज का नाम नहीं आता उसको लाइन खींच के मत छोड़ देना। ऐसे नहीं कि मान लो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे कोई ऐसे आप बना रहे हो फ्लावर व्लावर, और उसके बाद ऐसे लाइन खींच के छोड़ दिए, बोले भूल गए कौन सा नाम था इसका। तो लाइन खींच के मत छोड़ना बेटा। अगर आपको ध्यान है, याद है, तभी लाइन खींच के उसका नाम लिख देना, अदरवाइज लाइन खींचना ही मत, ठीक है। चलो, हो सकता है ना भूल जाओ आप, तो अदरवाइज लाइन खींचना ही मत आप। चलो आते हैं हमारे 5th पे, जो चैप्टर नंबर 5 से आपका डायग्राम है। चैप्टर नंबर 5 नहीं, 6 से है, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 में आपका कोई खास डायग्राम नहीं है, ओके। चैप्टर नंबर 6 से डायग्राम है आपका, जो कि आपका 5वां डायग्राम है ना, 5th डायग्राम है। 5th नहीं, 5th नहीं, आई थिंक 1 2 3 4 5 भूल 6th डायग्राम ही है, हाँ। चैप्टर नंबर 6 से आपका 6वां डायग्राम है। 6वां डायग्राम क्या है, इसको हम देख लेते हैं। देखो, 6वां डायग्राम है आपका रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, प्लीज इसको रिमेंबर करना। फॉर्क, इसको समझने के लिए ना आपको मेरा एक लेक्चर भी देखना पड़ेगा जो मैंने जेनेटिक्स में पढ़ा रखा है। चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 6 में मैंने पढ़ा रखा है, सबसे लास्ट वाली वीडियो। सबसे नहीं, लास्ट नहीं, लास्ट की जस्ट पहले वाली, यानी कि आप चौथी वीडियो देखना मेरी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की, ठीक है। मैं इस पूरी प्लेलिस्ट में जो आपको प्रिपरेशन वाली सेकंड लास्ट वीडियो मिलेगी, उसी वीडियो में मैंने रेप्लिकेशन फॉर्क के बारे में बताया है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हेडिंग है उस वीडियो की, ठीक है। तो आप उस वीडियो को जाके देखोगे, उसमें आपको इसका डिटेल मिल जाएगा, पर फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। डिटेल में उसको जरूर देख लेना, इसके आने के चांसेस है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में से एक तो आता है, लेकिन ये रेप्लिकेशन का पार्ट है, ठीक है। आई थिंक सेकेंड लास्ट है या उसके पहले वाली वीडियो बेटा, उसी में है, मतलब दूसरी या सॉरी तीसरी या चौथी वीडियो है, ठीक है। रेप्लिकेशन जहां मैंने बताया वहां पे ये वीडियो आपको मिलेगी। ये कब बनती है, डीएनए रेप्लिकेशन के समय बनती है, ओके। मैं एक बार वीडियो ऑफ करके फिर से ऑन कर रही हूँ, वीडियो लैग कर रहा है मेरा। चलो ठीक है, तो ओके, चलो ठीक है, तो वापस से कंटिन्यू करते हैं। दोनों ने साथ छोड़ दिया एक ही समय पे, मोबाइल भी मेरा हैंग करने लगा, लैपटॉप भी एक ही साथ। पर ठीक है, कोई बात नहीं, साथ का इंतजार क्यों करे जब खुद में हौसला हो, है ना। चलो कंटिन्यू करते हैं अपना रेप्लिकेशन फॉर्क। तो देखो, सिक्स्थ हमारा क्या था, रेप्लिकेशन फॉर्क। अरे वाह, पेन और भी अच्छा चलने लगा हैंग करने के बाद। मैंने वापस से रीस्टार्ट किया, अच्छे से चलने लगा। हम लोग का क्या है ना, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज खराब होती है, हम सभी लोग करते हैं, आप भी करते होगे। टीवी का रिमोट होगा तो ठोंक ठोंक के वापस से चला लोगे। कोई भी चीज खराब हो गई तो स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करोगे। ऐसा करते हो तो मैं भी करती हूँ, है ना। एंड वर्क करता है, फाइनली सच में वर्क करता है। और कभी कभी बहुत अच्छे से करता है। देखो पेन मेरा कितना अच्छे से चल रहा है, बड़ा स्मूथ चल रहा है। इतना स्मूथ शुरू से चला होता तो हम और फास्ट कवर किए होते, पर कोई बात नहीं, जो चला इसकी मेहरबानी है। जब तक चल रहा है चल रहा है। देखो, रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क हम देखने वाले हैं। रेप्लिकेशन फॉर्क आपके चैप्टर नंबर 6 का एक टॉपिक है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में आपको ये मिल जाएगा। रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है, डीएनए आपका डबल स्ट्रैंड होते हैं, 2 थ्रेड होते हैं डीएनए में। लेकिन रेप्लिकेशन के दौरान ना वो थ्रेड क्या होते हैं, ऐसे अलग हो जाते हैं बीच से, ताकि रेप्लिकेशन हो सके, दोबारा से नया डीएनए बन सके। उसके लिए वो क्या होते हैं, ऐसे होते हैं। उसके बाद क्या होगा, उनमें ऐसे हो जाएंगे वो। और ऐसा स्ट्रक्चर ही आपका रेप्लिकेशन फॉर्क कहलाता है। देखो मैं ऐसे बना रही हूँ, ये ऐसे ओपन हो जाता है, ठीक है। ओपन होने के बाद देखो, एक है आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम, और एक होगा उल्टा 3 प्राइम से 5 प्राइम। अगर आपको ये बातें नहीं समझ में आती है तो एक बार मेरा वो सीरीज आप जरूर देख लो। मात्र 6 लेक्चर में मैंने खत्म करने की कोशिश की है,
और आपको मैक्सिमम समझ में आएगा, कुछ पार्ट नहीं समझ में आएगा क्योंकि जेनेटिक्स बहुत लेंदी है बेटा, बहुत कम समय में उसको खत्म करना लगभग इम्पॉसिबल है। कोई खत्म करता है तो प्रीवियस नॉलेज होती है बच्चों को तो वो कैच कर पाते हैं, पर कोई बात नहीं, आप उसको पढ़ो, कम से कम कुछ तो करोगे, कुछ ना करने से अच्छा कुछ करो, ठीक है। चलो देखो, बारिश भी होने लगी, पता नहीं ये वीडियो कब तक अपलोड हो पाएगा, पर आज होगा जरूर, मैंने कह दिया तो होगा जरूर, ठीक है। देखो यहाँ पे अब क्या होता है रेप्लिकेशन फॉर्क में, क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है। क्या होता है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है। इसके लिए एक एंजाइम की हेल्प लगती है, वो एंजाइम है आपका डीएनए पॉलीमरेज। क्या है? डीएनए पॉलीमरेज, इसको आप याद रखना, ये एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज हेल्प करता है रेप्लिकेशन में। अब जो आपका रेप्लिकेशन फॉर्क होता है, इसके बाद नया स्ट्रैंड बनना है, तो एक स्ट्रैंड तो ऐसे बनता चला जाएगा, जैसे जैसे ये खुलता जाएगा वैसे वैसे ये स्ट्रैंड बनता चला जाएगा। कहाँ से बनता है? 5 प्राइम से 3 प्राइम तक। और इसको बनने में कौन हेल्प कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज बड़ा जिद्दी किस्म का है, कहता है मैं बनाऊंगा तो सिर्फ 5 प्राइम से 3 प्राइम, मैं उल्टा नहीं बना सकता। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? उल्टा काम होता है, ऐसे ऐसे बनते हैं, 5 प्राइम से 3 प्राइम, फिर बनेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम, जैसे जैसे खुलता जाएगा वैसे उतने हमको टुकड़े मिलते जाएंगे। जैसे मान लो थोड़ा सा पहले पहले थोड़ा सा खुला था तो हमको एक टुकड़ा मिला, और खुला तो और टुकड़ा, और खुला तो और टुकड़े, ऐसे कई सारे टुकड़े बन जाते हैं, ठीक है। तो इस वाले को जो कंटिन्यूअसली है उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, ठीक है। या फिर इसको आप लीडिंग स्ट्रैंड भी कहते हो, लीडिंग स्ट्रैंड भी कहते हो। इसके बाद ये सारे क्या है? डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस या लैगिंग स्ट्रैंड कह सकते हो, जैसे मेरा फोन लैग करता है वैसे ये है लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड। नाउ अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ये दोनों क्या है? न्यूली सिंथेसाइज है, ये नए बनने वाले स्ट्रैंड है जिसको डीएनए पॉलीमरेज बना रहा है, न्यू स्ट्रैंड्स हैं ये। कैसे है? न्यू स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड मतलब धागा बेटा, जो डीएनए के 2 धागे हैं ना उनमें से एक धागा वापस से बन रहा है। तो ऐसा ही होता है आपका रेप्लिकेशन फॉर्क। इतना आप बना के आ जाते हो रेप्लिकेशन फॉर्क में तो आपके नंबर गारंटेड। और आप ये जरूर लिख देना कि डीएनए पॉलीमरेज ही क्या कराता है? रेप्लिकेशन कराता है। एक और बात सामने आती है कि इन टुकड़ों को जोड़ेगा कौन? जो आपके डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बने हैं। तो डिसकंटिन्यूअस लैगिंग या स्ट्रैंड जो है, डिसकंटिन्यूअस या लैगिंग स्ट्रैंड जो है उनको जोड़ने का काम करता है जॉइंड बाय डीएनए लाइगेज। ओके, इट इज जॉइंड बाय डीएनए लाइगेज। इतनी बातें आप ध्यान रखोगे, रेप्लिकेशन फॉर्क ओवर है। डीएनए का आपको स्ट्रक्चर बनाने कभी कभी कह देता है, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हम अभी आखिरी में देख लेंगे, ठीक है। पर एक और इंपॉर्टेंट डायग्राम मिस हो रहा है जो कि है आपका स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट का डायग्राम, उसको भी हम देख लेते हैं। ओके, इस पूरे को मैं मिटा देती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना और जरूर बेटा इन डायग्राम्स को जरूर रिवाइज कर लो। एक आध डायग्राम तो पक्का आएगा, और नहीं भी आएगा तो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाएगा, आपको बनाना होगा, भले ना पूछा हो। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, कोई बात नहीं, मेरा काम ही है बार बार कहना ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। नाउ 7th डायग्राम, 7th चैप्टर से। देखो हमारे नंबर कितने अच्छे चल रहे हैं ना, फर्स्ट डायग्राम सॉरी सेकंड डायग्राम सेकंड चैप्टर से, थर्ड डायग्राम थर्ड चैप्टर से, फोर्थ वाला फोर्थ चैप्टर से, ऐसे करके चलता रह रहा है हमारा। 7th डायग्राम 7th चैप्टर से, स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट। इसमें आपको डायग्राम बनाने कहता नहीं है, पर आपको हमेशा बनाने होते हैं। जब भी स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट आएगा डायग्राम जरूर बनाना, ठीक है। स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट चाहे वो कितने भी नंबर में पूछा हो, आप डायग्राम जरूर बनाना, ठीक है। इसमें डायग्राम पे ही मार्क्स मिलते हैं मैक्सिमम आपको। स्टैनले और मिलर 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसको सपोर्ट किया था? इन्होंने सपोर्ट किया था ए बायोजेनेसिस थ्योरी, ए बायोजेनेसिस थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसको सपोर्ट किया था उन्होंने। ए बायोजेनेसिस मतलब जो लाइफ बनी है ना वो नॉन लिविंग चीजों से बनी है। कई लोग कहते हैं कि लिविंग चीजों से ही लाइफ बन सकती है, नॉन लिविंग से नहीं बन सकती, पर ये ए बायोसिस को सपोर्ट करते हैं, यानी कि नॉन लिविंग से लिविंग बन सकता है। इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें एक सेटअप बनाया था उन्होंने, वही सेटअप आपको डिजाइन करके आना है। सेटअप में ऐसे एक गोला सा था, क्या था? गोला सा था। उसके बाद यहाँ पे एक ट्यूब लगी हुई थी उनके सेटअप में, क्या लगी थी? ट्यूब लगी थी। ट्यूब के बाद क्या था? यहाँ पे नीचे की तरफ क्या लगा था? एक वैक्यूम पंप लगा था। क्या लगा था? वैक्यूम पंप लगा हुआ था, ठीक है, जो क्या करे? एयर को, जो बाहर की एयर है उसको बाहर निकाल सके, वैक्यूम क्रिएट कर दे। जो इसके अंदर ट्यूब के अंदर कुछ ना कुछ हवा होगी ना, तो सेटअप करते हुए तो उन्हें हवा नहीं चाहिए, तो वो क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे वैक्यूम पंप से। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे होता है एक एरिया जहाँ पे क्या की जाती है? बॉइलिंग की जाती है। यहाँ पे क्या होता है? बॉइलिंग होती है।
गर्म करते हैं, क्योंकि ना आपको ऐसा माना जाता था जो अर्ली अर्थ थी, यानी कि जो जब लाइफ नहीं आई थी अर्थ पे, तो उस टाइम अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। तो ये लोग चाहते थे अर्थ का सेटअप बिल्कुल वैसा कर दे जैसा पहले था, लाइफ के पहले था, धरती पे जीवन आने से पहले जैसा धरती थी वैसा वो सेटअप बनाना चाहते थे, ताकि वहां पे क्या कर सके, वहां पे वो ये देख सके कि लाइफ बन सकती है या नहीं। तो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को वो प्रूफ कर सके। ठीक है, अगर लाइफ का कोई भी चीज बन गया तो आप क्या मान लोगे, इनकी थ्योरी सही है। तो देखो इन्होंने क्या किया, बॉइलिंग किया, किसको, वाटर को, बॉइलिंग ऑफ वाटर यहाँ पे किया, और उससे क्या बने, वाटर वेपर्स बने, और वो वाटर वेपर कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, वो वाटर वेपर्स कहाँ जाएंगे, यहाँ पे क्या जा रहे हैं, वाटर वेपर्स, वेपर्स। ठीक है, कौन से वेपर, वाटर वेपर। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इस जो गोला सा बनाया है इसका भी तो कोई मतलब होगा। उन्होंने क्या लिया था, सबसे पहले उन्होंने लिया था वाटर वेपर, जो यहाँ से आया हुआ है, यहाँ पे ही आएगा ना, इस बल्ब वाले पार्ट में आएगा, वाटर वेपर लिया था। फिर क्या लिया था इन्होंने, CH3 लिया था, CH3 को मेथेन कहा जाता है, CH4। फिर लिया गया था NH3, और क्या लिया गया था, H2। इतनी सारी चीजें उन्होंने अपने सेटअप में ली थी। तो आपसे पूछता है कभी कभी MCQ टाइप क्वेश्चन में, शॉर्ट आंसर में, कि स्टैनले मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में पहले से क्या ले रखा था, तो आप कहोगे H2O, CH4, NH3 और H2, इतनी चीजें ले रखी थी। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया उन्होंने, इलेक्ट्रिक का झटका दिया, इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया। यहाँ पे क्या दिया, इलेक्ट्रिक स्पार्क, इलेक्ट्रिक स्पार्क। क्योंकि ना जब पहले जो अर्थ थी ना, वहां पे बहुत बिजली वगैरह कड़कती थी, पानी बरसता था, और अर्थ इतनी गर्म थी कि पानी तुरंत ही वेपर बन के उड़ जाता था। जैसे किसी तावा वगैरह अगर गर्म हो, उस पे पानी ऐसे छिड़को तो तुरंत शी करके उड़ जाता है ना, वैसा कुछ कंडीशन, इलेक्ट्रिक स्पार्क। तो ऐसा कुछ सेटअप था स्टैनले मिलर का, आपको ऐसा बना करके आना है। और उनको इस सेटअप में, जब उनका एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया, तो उनको इस सेटअप में क्या मिल गया, इस सेटअप में उनको मिला एलानिन, एलानिन, ठीक है, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, ये सारी चीजें मिल गई, जो कि क्या थे, अमीनो एसिड थे। और अमीनो एसिड ना बेटा आपकी बॉडी का प्रोटीन बनाते हैं, और जब प्रोटीन बन गई तो आपकी पूरी बॉडी बन जाएगी। प्रोटीन से ही मिलकर के बॉडी के मैक्सिमम मॉलिक्यूल प्रोटीन ही है, प्रोटीन है, थोड़े बहुत फैट है, थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट है, पर जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर बना है ना, वो प्रोटीन से बना है। इनफैक्ट आपके नाखून, बाल, ये सब भी क्या है, प्रोटीन ही है। तो प्रोटीन से बना, अगर प्रोटीन बन गई तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बनना आसान हो जाएगा। तो इनके एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि एबायोजेनेसिस ही हुई है अर्ली अर्थ पर, और इनकी थ्योरी को बहुत माना गया था, क्योंकि इतनी अच्छे से तो उन्होंने बता रखा था सेटअप वगैरह करके। अच्छा, एक और चीज कर सकते हो, यहाँ से पानी इन और आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो पानी सब वेपर बन के उड़ जा रहा है, तो यहाँ से वाटर इन कह सकते हो। वाटर इन करने के लिए ऐसे ट्यूब दे रखी थी, और वाटर आउट के लिए भी यहाँ पे एक ट्यूब दे रखी थी। ये पूरा सेटअप है स्टैनले मिलर का। इतने ही डायग्राम्स आपके इंपॉर्टेंट है आपके पूरे बायोलॉजी में, लेकिन एक दो और हम एक्स्ट्रा कर ले रहे हैं ताकि सेफ्टी के लिए, कि मतलब अगर आ गया वो डायग्राम्स भी तो आप कर सको, एक दो डायग्राम एक्स्ट्रा करेंगे। ठीक है, चलो देखो मैं इस पूरे को इरेज करती हूँ। देखो एक डायग्राम और हम करने वाले हैं, 8वां डायग्राम, जो कि होगा आपका स्टैमेन का स्ट्रक्चर। स्टैमेन स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 2 से है, पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया। स्टैमेन स्ट्रक्चर, स्टैमेन क्या होता है, मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। ठीक है, कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, देखो ऐसे होते हैं। ठीक है, और इसका क्या होता है, ऐसे ट्यूब होती है, एक ट्यूब नहीं है, एक मतलब डंठल होती है, जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और ये पार्ट क्या होता है, ये पार्ट होता है आपका एंथर। और इसको आप जूम करके बनाओ तो कुछ आप ऐसे बनाओगे। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, 4 पाउच होते हैं, जैसे 2 आपको आगे से दिख रहा है, 2 पीछे से, ऐसे करके पाउच होते हैं। टोटल कितने पाउच, 4, 2 यहाँ से दिख रहे हैं, 2 यहाँ से दिख रहे हैं, तो 2 आगे से दिखता है, इसलिए मैंने सिर्फ 2 डिवाइड करके बनाया है। और इसके अंदर भरा क्या होता है, इसके अंदर भरा होता है बेटा पॉलन ग्रेन्स। इसके अंदर येलो येलो कलर के क्या भरे होते हैं, पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स। इसी के अंदर ना मेल गैमेट होता है, पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट, मेल गैमेट इसके अंदर होता है, ये मेल गैमेट नहीं है। एक पॉलन ग्रेन के अंदर कितने मेल गैमेट होते हैं, 2 मेल गैमेट। ठीक है, और ये ट्यूब वैसी हो जाएगी, ये क्या है, फिलामेंट। ऐसा आप डायग्राम बना दोगे स्टेमन का, दैट्स इट। आपको इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और थोड़ा सा डीएनए का डायग्राम मैं आपको बना देती हूँ, कभी कभी आपसे पूछ लेता है डीएनए का डायग्राम। हालांकि आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरह से नहीं दे रखा है डीएनए का डायग्राम, पर हम देख लेते हैं। डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए का क्या देखना है, स्ट्रक्चर। डीएनए के बेटा 2 धागे होते हैं, और 2 धागे कैसे होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं। मुझे कमेंट करके बताना आप सभी, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, जो मैं डबल हेलिक्स बनाने जा रही हूँ, ये मॉडल किसने दिया था, जरूर बताना, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है,
ये डीएनए क्या क्या है, डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। किसने दिया था? 2 साइंटिस्ट थे, बताना जरा मुझे किसने दिया था, कमेंट्स में जरूर लिख के बताना, मैं देखती हूँ कितने लोग लास्ट तक वीडियोस देखते हैं, ठीक है। चलो, ये क्या है आपका, एक होगा 5 प्राइम से यहाँ तक आया 3 प्राइम, ठीक है। फिर ये क्या होगा, 3 प्राइम से ऐसे 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 यहाँ तक आएगा क्या, 5 प्राइम, ऐसे कुछ होता है आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, बीच बीच में क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। जैसे मान लो ए डबल बॉन्ड बना रहा है टी से, फिर यहाँ पे जी डबल बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा सी से, ऐसे करके होते हैं। तो ये बीच में क्या है, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। और ये जो आपका थ्रेड है ना, ये जो स्ट्रैंड है वो किसका बना होता है, शुगर प्लस फॉस्फेट का बना होता है, फॉस्फेट, शुगर प्लस फॉस्फेट का बना होता है। 3 चीजें से मिलकर आपका डीएनए बनता है, शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस, 3 चीजों से मिलकर के बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब देखो, अब इस पूरे पार्ट को, इस पूरे एक टर्न को जो ऐसे घुमा हुआ है, ऐसे डबल हेलिक्स है ना, ऐसे ऐसे घुमा हुआ होगा, तो एक टर्न जो बन रहा है ना, एक टर्न जहां से वो दोबारा से घूम रहा है, उस पूरे टर्न को हम कहते हैं पिच, पिच क्या कहते हैं, पिच कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे जोड़ा जो हमने बेस पेयर का बनाया ना, नाइट्रोजनस बेस, तो टोटल कितने होते हैं, 10 बेस पेयर। बीपी मतलब बेस पेयर, कौन से बेस पेयर, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स, 10 बेस पेयर होते हैं। 2 बेस पेयर के बीच का गैप अगर मैं बताऊं ना, गैप, तो ये होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम एक यूनिट है फिजिक्स की बेटा, जिसका मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो आपको बस इतना याद रखना है, 3.4 एंगस्ट्रॉम गैप होता है 2 नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच का। तो बताओ टोटल के गैप कितना, 3.4 में 10 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी एक पिच का अगर मैं बताऊं तो कितना हो जाएगा, 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, पिच का हो जाएगा, पिच का। बात समझ में आ रही है? तो इतना सा आपको डायग्राम में स्ट्रक्चर बनाना है। और एक और बात, 2 डीएनए स्ट्रैंड के बीच का गैप कितना है, ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम। इतना आप करके आ जाओगे डीएनए के स्ट्रक्चर में, एनफ है आपके लिए, ठीक है। तो हमारी वीडियो यहाँ खत्म होती है। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी थी, पर मैंने सारे डायग्राम्स आपको कवर करा दिए, इसके बाहर के डायग्राम्स आपको नहीं पूछे जाएंगे। एक डायग्राम आप और देख लेना, पेपर अगर बहुत टफ आएगा तब वो डायग्राम पूछा जा सकता है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी का है, पीबीआर 322, पीबीआर 322 बायोटेक्नोलॉजी का एक चैप्टर है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, वहां पे दे रखा है। पेपर बहुत टफ बनेगा तभी ये डायग्राम पूछा जाएगा, अदरवाइज नहीं। इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता पेपर टफ आएगा आपका, तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ, ठीक है। बाकी सारे डायग्राम्स आपसे पूछे जा सकते हैं, जितने भी मुझे लगे मैंने बना दिए। इसके बाहर के क्या ही डायग्राम आएगा आपके एनसीईआरटी में, ऐसा और कोई डायग्राम नहीं है, ठीक है। तो शुरुआत के जहां तक मैंने बोला स्टैनली मिनट तक, वहां तक जरूर रिवाइज करें ना, और लास्ट के आप स्किप भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, कोई बहुत टफ नहीं थे, आप चाहो तो कर सकते हो। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि आपको आइडिया लग सके किस तरह का पेपर आता है। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।